हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये है उत्तराखंड एलटी भर्ती परीक्षा हिंदी विषय से संबंधित मॉक टेस्ट। तो देखिए, इसमें आज यहाँ पर जो आपके सामने प्रश्न आएंगे उसमें कुछ पेडागोजी से संबंधित प्रश्न है और कुछ हिंदी से संबंधित। तो देखिए, जो पेडागोजी से संबंधित प्रश्न है यहाँ पर प्रश्नोत्तर, ये मॉक टेस्ट होगा, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। तो पेडागोजी का जो भी होगा वो सभी के लिए आपको पता है सेम है 30 नंबर का। तो बाकी विषय वाले भी इससे एक बार अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको साथ में एक कागज पेन रखनी है और अपने मार्क्स चेक करने हैं कि आप कितने लेके आते हैं। तो फ्रेंड्स, साथ ही अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और यहाँ पर जो भी व्यूअर्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं, नए व्यूअर्स, तो वो आगे भी अगर चाहें वीडियो का नोटिफिकेशन तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आगामी एलटी भर्ती परीक्षा के लिए। तो शुरू करते हैं पेडागोजी के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, गर्भस्थ शिशु का विकास सबसे तेजी से किस अवस्था में होता है? देखिए, बाल विकास का प्रश्न है। ए गर्भस्थ शिशु अवस्था, बी बीजावस्था या सी भ्रूणावस्था। तो जो गर्भस्थ शिशु है उसका विकास सबसे तेजी से किसमें होता है? भ्रूणावस्था में। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, सीखने हेतु सबसे उम्दा कार्य है। देखिए, जो मानव विकास है उसमें जो अलग अलग काल है उसमें से कौन सा काल है जो सीखने हेतु सबसे उम्दा काल माना जाता है? पहला है शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था या सी है किशोरावस्था। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है ए शैशवावस्था। यानी जो शैशवावस्था होती है वो सीखने हेतु सबसे उम्दा काल है। अगला प्रश्न तीसरा शैशवावस्था से ही संबंधित है। शैशवावस्था का काल कब से कब तक माना जाता है? तो देखिए, शैशवावस्था का काल कब से कब तक? ए 0 से 3 वर्ष, बी 0 से 12 वर्ष या सी 0 से 6 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए 0 से 3 वर्ष। ये कौन सी अवस्था मानी जाती है? शैशवावस्था। और इसके बाद शैशवावस्था के बाद कौन सी अवस्था शुरू होती है? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था एक होती है आपकी पूर्व बाल्यावस्था और एक होती है उत्तर बाल्यावस्था। उसके बाद फिर शैशवावस्था, उसके पश्चात फिर आपकी आ जाती है किशोरावस्था। अगला प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण, जो सिगमंड फ्राइड थे उनके द्वारा बाल विकास का कौन सा सिद्धांत दिया गया? देखिए, सिद्धांत से संबंधित पूछे जाते हैं प्रश्न, एक या दो, तो वो भी आप याद कर लें। तो जो सिगमंड फ्राइड थे उनका बाल विकास का कौन सा सिद्धांत है? ए भाषाई विकास सिद्धांत, बी नैतिक विकास सिद्धांत या सी मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। तो इसका जो सही आंसर है वो है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। ये दिया था सिगमंड फ्राइड ने, तो ये आप जरूर ध्यान दें। इसके अलावा देखिए, जो भाषाई विकास का सिद्धांत है सीटेट की परीक्षा में इस बार पूछा गया था, तो ये किसने दिया है? चॉम्स्की ने। किसने दिया है? चॉम्स्की, नोएम चॉम्स्की, जिनका पूरा नाम नोएम चॉम्स्की है। और जो नैतिक विकास का सिद्धांत है ये किसने दिया है? ये दिया है लॉरेंस कोलबर्ग। लॉरेंस कोलबर्ग, ये इन्होंने दिया है। ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है पांचवा, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जिसे एसआर थ्योरी भी कहा जाता है, ये किसने दिया? एसआर थ्योरी क्या होती है? स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। ए पाउलो, बी थॉर्नडाइक, सी क्रो एंड क्रो। देखिए, कई बार पूछा गया है सीटेट में भी, यूटेट में भी। तो देखिए, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत ये किसने दिया था? ये दिया था थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया? इन्होंने किया था बिल्ली पर। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि थॉर्नडाइक ने अपना जो प्रयोग था वो किस पर किया था? इन्होंने बिल्ली पर। और इसे संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है और साथ ही इसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है। वहीं देखिए, पावलोव ने अपना जो प्रयोग किया था वो किया था इन्होंने कुत्ते पर। किस पर किया था? ये कुत्ते पर किया था। और थॉर्नडाइक ने किस पर किया था? बिल्ली पर। ये भी ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ए वाइगोत्स्की, बी जीन पियाजे
या सी कोहल वर्ग। तो देखिए जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था वो दिया किसने, बी जीन या जीन। इसके अलावा देखिए जो कोहल वर्ग थे इनका पहले बता दिया गया था, इन्होंने किसका दिया था, नैतिक विकास का सिद्धांत। किसका दिया था, नैतिक विकास, इसका सिद्धांत दिया था लॉरेंस कोहल वर्ग ने। और वहीं वाइगोत्स्की थे, इन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ये भी आप ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है। जो आपकी शिक्षा है बाल केंद्रित शिक्षा है पूरी तरह, तो इसका अर्थ क्या है, ए निर्धारित सूचना का अनुकरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना, बी बच्चों के अनुभव और उनके विचारों को प्रमुखता देना, सी शिक्षक द्वारा बच्चों को केवल आदेश देना। तो देखिए अगर हम तीनों उत्तरों पर अगर ध्यान दें, ध्यान से पढ़ें, तो यहाँ पर देखिए केवल हमने सूचना नहीं देनी है बच्चों को, बल्कि बच्चों के अनुभव और उनके विचारों को भी प्रमुखता देनी है बाल केंद्रित शिक्षा में, कि वे अपने विचार भी प्रकट कर सकें और जो अपने अनुभव है उन्हें भी शिक्षक के सामने प्रकट कर सकें। तो ये है हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है। तो देखिए क्या पूछा है, अंतर्मुखी। अंतर्मुखी जो होता है इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, ए आत्मकेंद्रित, बी रूढ़िवादी या सी सामाजिकता। तो देखिए आपको नहीं जरूर देखना है, क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ने हैं। तो उम्मीद है आपने नोट कर लिया आंसर। तो इसका आंसर है सामाजिकता। तो जो सामाजिकता है वो किसमें आते हैं, वो आते हैं बहिर्मुखी में। वो किसमें आते हैं, बहिर्मुखी व्यक्तित्व में आते हैं, जिसे बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। और जबकि इंट्रोवर्ट या अंतर्मुखी में होते हैं, आत्मकेंद्रित होते हैं ऐसे लोग, रूढ़िवादी, वो सब किसमें माने जाते हैं, इंट्रोवर्ट में। प्रश्न संख्या 9, इदम, इद, अहम, ईगो तथा पराहम, सुपर ईगो, व्यक्तित्व के ये तीन घटक होते हैं, ये किसका कथन है, ए बंडूरा, बी यूंग, सी एडलर या डी फ्रायड। तो देखिए इसका सही आंसर है सिगमंड फ्रायड। तो फ्रायड ने व्यक्तित्व के तीन घटक बताए, इदम, अहम और पराहम। और ध्यान दीजिए इदम ये किससे संबंधित है, ये शैशवावस्था से संबंधित है। इसमें क्या होता है, इसे सुख का जो जन्मजात सिद्धांत है वो भी कहा जाता है। ये कैसा होता है, जन्मजात। दूसरा है अहम, ये होता है बाल्यावस्था से संबंधित, बाल्यावस्था। और ये किस पर आधारित होता है, ये होता है वास्तविकता के सिद्धांत पर। और तीसरा होता है पराहम। पराहम किससे बना है, पराहम यानी सुपर ईगो। ये किसमें होता है, ये होता है किशोरावस्था में। किशोरावस्था में होता है इस तरह का व्यक्तित्व। और ये देखिए ये होता है आदर्शवादी सिद्धांत पर आधारित, यानी कि मोरलिटी सिद्धांत जो थ्योरी होती है उस पर आधारित होता है किशोरावस्था में। जो ये तीन जो घटक है वो बताए सिगमंड फ्रायड थे। और इसमें जन्मजात कौन सा था, ईद यानी कि इदम। अगला है 10वां प्रश्न, व्यक्तित्व का अंतर्मुखता व बहिर्मुखता का रूप वर्गीकरण किसने कहा, यानी कि जो इंट्रोवर्ट और जो होता है एक्सट्रोवर्ट वो किसने इनको वर्गीकृत किया, ए कैटल, बी यूंग या सी हिप्पोक्रेट्स। तो इसका सही आंसर है बी यूंग। यूंग ने देखिए जो व्यक्तित्व है उसका वर्गीकरण किया। एक किया इंट्रोवर्ट मतलब होता है अंतर्मुखता, जिसके अंतर्गत आत्मकेंद्रित और रूढ़िवादी जो होते हैं इस तरह की जो होते हैं अंतर्मुखीता। और बहिर्मुखी में क्या होते हैं, जो सामाजिक रूप से सक्रिय रहते हैं उन्हें उसमें रखा जाता है बहिर्मुखता में। तो ये दिया था यूंग ने। यूंग कौन थे, ये सिगमंड जो फ्रायड थे, सिगमंड फ्रायड इनके सहयोगी भी थे और इनके शिष्य भी थे। और ये कहाँ से थे, स्विट्जरलैंड। ये कहाँ से थे, स्विट्जरलैंड यहाँ के थे। ये भी आप ध्यान दीजिएगा। पेडागोजी की बात अब आइए देखते हैं हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं, साथ में आप नोट भी करते रहेंगे। 11वां प्रश्न है, पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है। देखिए पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी का महाकाव्य है, महान अवधी भाषा का। तो रत्नसेन किसका प्रतीक है, ए हृदय, बी बुद्धि, सी मन या डी शैतान। तो इसका सही आंसर क्या है, रत्नसेन किसके प्रतीक है, ये है मन के प्रतीक। और वही बात करें अगर हृदय किसका है, सिंहल द्वीप का। किसका प्रतीक है, सिंहल द्वीप।
बुद्धि किसका प्रतीक है? ये पद्मावती का प्रतीक है, पद्मावती इसका प्रतीक है। और शैतान ये किसका? राघव चेतन का प्रतीक, राघव चेतन, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। और जो मन है वो रत्नसेन का प्रतीक है। 12वां प्रश्न है, अवधी व ब्रज भाषा में रचना करने वाले कवि कौन है? ए तुलसीदास, बी सूरदास या सी घनानंद। तो अवधी और ब्रज भाषा दोनों में किसने रचना की? वो थे आपके तुलसीदास जी। तो देखिए इन्होंने अवधी और ब्रज भाषा में दोनों में रचनाएं की। इनकी जो महान काव्य है, महाकाव्य, वो है रामचरितमानस। किसमें लिखा गया था रामचरितमानस? अवधी भाषा में। किसमें लिखा गया था? अवधी भाषा में। इसके अलावा इन्होंने ब्रज भाषा में भी कई रचनाएं की। और ध्यान देखिए, अगर आपको अवधी और ब्रज भाषा की तुलसीदास की करनी है तो इनकी जिन रचनाओं के शुरू या आखिर में ई की मात्रा आती है, किसकी मात्रा? ई की मात्रा आती है, तो वो इनकी कौन सी रचनाएं हैं? वो है इनकी ब्रज भाषा की रचनाएं। ये भी आप एक ट्रिक है। अवधी भाषा की रचनाएं क्या है? जिनके शुरू या अंत में ई की मात्रा नहीं आती है, तो वो इनकी क्या है? अवधी भाषा की रचनाएं। आप एक बार खुद भी करके कोशिश कीजिएगा। अगला प्रश्न है 13वां, एनसीईआरटी का प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण। सैयद इब्राहिम किस कवि का नाम है? किसका? ये पहले नाम था। ए आलम, बी बोधा या सी रसखान। देखिए ये कृष्ण भक्त कवि थे, इनका मूल नाम था सैयद इब्राहिम। ये कौन थे? ये थे रसखान। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न, पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? कई बार पूछा जाता है ये। ए विठलनाथ, बी सूरदास, सी कबीरदास या डी वल्लभाचार्य। तो पुष्टि मार्ग की स्थापना की किसने की? वल्लभाचार्य जी ने। ये इसका राइट आंसर। वल्लभाचार्य देखिए इन्हीं के पुत्र थे विठलनाथ जी। विठलनाथ जी काफी वैसे हमारा आंसर है वल्लभाचार्य, लेकिन विठलनाथ जी भी आपको याद रखना है क्योंकि इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की। किसकी स्थापना की थी? अष्टछाप की, जिसमें 8 कृष्ण भक्त कवि थे। कब की थी? 1565 में। ये भी आप ध्यान दीजिएगा। विठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की, पुष्टि मार्ग की स्थापना की वल्लभाचार्य ने। और ये जो वल्लभाचार्य जी थे इन्हीं के पुत्र थे विठलनाथ। फ्रेंड अगला प्रश्न है 15वां, अष्टछाप के कवि नंददास किसके शिष्य थे? कौन? नंददास। ए रामानंद, बी विठलनाथ या सी वल्लभाचार्य। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले एक बार हम देख लेंगे कुछ चीजें। देखिए विठलनाथ जी के 4 शिष्य थे और वल्लभाचार्य के भी 4 शिष्य थे, जो अष्टछाप के 8वें कवि थे उनमें से। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद करनी है वल्लभाचार्य के शिष्यों के लिए। सूर्य कुंभ पर कृष्ण, सूर्य कुंभ पर कृष्ण। तो ये चारों किसके हैं? वल्लभाचार्य के। सूर्य से हो गया सूरदास, कुंभ से हो गया कुम्भनदास, पर से हो गया परमानंद दास और कृष्ण से हो गया कृष्णदास। और वहीं बाकी बचे चारों जो थे, एक तो नंददास हो गए, नंददास, गोविंद स्वामी, नंददास, और आपके हो गए छीत स्वामी, और एक यहाँ पे चतुर्भुज दास। तो ये 4 कवि विठलनाथ जी के शिष्य थे और 4 बाकी के किसके थे? वल्लभाचार्य। तो नंददास किसके शिष्य थे? विठलनाथ जी के। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही। विठलनाथ जी ने ही अष्टछाप की स्थापना की थी। ये वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। और देखिए 1565 में इन्होंने स्थापना की। और किस मंदिर में ये कीर्तन भजन क्या करते थे अष्टछाप के कवि? श्रीनाथ जी के मंदिर में। श्रीनाथ जी का जो मंदिर था ये राजस्थान में है, वहां पर ये क्या करते थे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? ए विश्वबंधु, बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या सी रमा शंकर शुक्ल प्रसाद। तो इसका सही आंसर है ए विश्वबंधु। तो इन्होंने रीतिकाल को क्या कहा? अलंकृत काल। अगला प्रश्न है गंग कवि का जन्म स्थान है। गंग कवि ध्यान दीजिएगा, जो गंग कवि थे ये अकबर के दरबारी कवि थे। तो इनका जन्म स्थान क्या है? ए आगरा, बी प्रयाग या सी इटावा। तो इसका सही आंसर है सी इटावा, और इटावा ही देव का भी जन्म स्थान है। अब ध्यान दीजिए जो गंग कवि थे, एक महत्वपूर्ण पंक्ति है पूछी जाती है, तुलसी गंग दो भय, तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार, सुकविन के सरदार। कई बार पूछा जाता है कि ये पंक्ति किसकी है? तुलसी गंग दो भय सुकविन के सरदार, ये किसकी पंक्ति है? भिखारी लाल जी की। ये भी आप नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है 18वां, काव्य रसायन किसकी रचना है? ए सेनापति, बी घनानंद, सी पद्माकर या डी देव।
तो काव्य रसायन किसकी रचना है? ये है पद्माकर जी की रचना। तो फ्रेंड्स, ये थी हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी, जिसमें आपने पेडागोजी और हिंदी के से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखे। तो ये लास्ट के 2 प्रश्न आपके लिए हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से इनका उत्तर बताएंगे, काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 19 है, रीतिकाल को कला काल किसने कहा? कौन सा काल? कला काल। ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी रमाशंकर शुक्ल रसाल, सी रामचंद्र शुक्ल या डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, किसकी पंक्ति है? देखिए पंक्तियों से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अति सुधो स्नेह को मार्ग है, किसकी पंक्ति है? ए मतीराम, बी देव, सी घनानंद या डी बिहारी। तो इन दोनों के आप आंसर कमेंट के माध्यम से देंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और जो नए व्यूअर्स हैं वे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी ही मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।